हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास नया टॉपिक है गोस लॉ। गोस लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग फिजिक्स के इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें, काफ़ी हेल्पफुल है बहुत सारी सिचुएशंस में। और ये वन ऑफ द फंडामेंटल, इसके बारे में बात करें, वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। तो गोस लॉ को समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है, वो है फ्लक्स के बारे में। अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो तो फ्लक्स को एक्चुअली वैसे तो ऑल टुगेदर ये लॉ बहुत ही सिंपल और बेसिक लॉ है, मगर फिर भी कई बार कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है, जिस वजह से हमें लगता है कि यार ये बहुत टफ एक सिचुएशन है, किस तरीके से काम करता है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, 2 या 3 लेक्चर लेंगे इसमें छोटे छोटे। उसमें पहले स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा चाहिएगा इसमें। अब इसके समझने के लिए बहुत सारी एनालॉजी है, लेकिन एक दो लेने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये 4 या 5 आपके पास तीलियां हैं, मान लीजिए, ठीक है। तीलियां हैं, ये कोई स्टिक की लगा लीजिए, किसी भी चीज़ की तीलियां आपने ली हैं ये, और आपके पास एक रिंग है। इसका एरिया जो है, अगर इसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर जो इसका एरिया बनता है, जो इसका एरिया है a। सेम इसी तरीके की एक रिंग है जिसका एरिया भी ए है, मगर वो कुछ इस तरीके से आपने होल्ड की हुई है, ठीक है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है, अगर मैं मान लीजिए इस रिंग को इसकी तरफ मूव करवाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि ये पांचों की पांचों इसके अंदर तिलियां आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर ये तिलियां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस रिंग को एज इट इज़, इसको ऐसे ही होल्ड किए हुए, बिना इसको सीधे किए हुए, इसको अगर यहाँ तक लेके आऊँगा, तो मुझे लग रहा है कि इसमें 3 तीलियाँ ही आ पाएंगी, ठीक है। तो इसके जो मुड़ने से, मतलब मान लीजिए इस फेस के मैं परपेंडिकुलर लेके गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ तीलियाँ मेरे पास आ रही हैं इस रिंग के अक्रॉस। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टिल्ट कर देता हूँ तो तीलियों की संख्या कम हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जो आपको पानी या कोई फ्लूइड, अगर आप इसको मानो और उसको आपने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि 5 लाइनें बना दी, इसका मतलब कि पानी बह रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम पानी, पूरा का पूरा जो ये धारा है पानी की, इसको क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। इसके केस में थोड़ी सी अमाउंट रह जाएगा, 3 हिस्से तो जा रहे होगा पानी के इससे, लेकिन 2 हिस्से पानी का इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फील्ड है, मान लेते हैं कि ये एक शीट की वजह से फील्ड आ रहा है आपके पास, इसकी वजह से फील्ड बह रहा है आपके पास, ये इसकी डायरेक्शन है फील्ड की, ठीक है। और आपने फिर से एक एरिया इसके अक्रॉस ऐसे रखा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो इसमें से, अगर मैं इस 5 लाइनों से रिप्रेजेंट करूं पूरे फील्ड को, कि 5 लाइनों से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर रिंग से, तो जैसे जो मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसके अक्रॉस रखी हुई है, तो इससे पूरा का पूरा फील्ड निकल रहा है, ठीक है। मगर इसमें से पूरा का पूरा फील्ड रिंग में से नहीं निकल रहा, कुछ रिंग के आसपास से भी निकल रहा है। ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी शायद, ठीक है। तो फील्ड लाइंस के थ्रू हमने फील्ड को रिप्रेजेंट करना सीखा। किसने? फेराड ने हमें सिखाया कि फील्ड लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हम एक आइडिया मान लेते हैं, अगर हम लाइंस को भी अगर हटा दें, तो जो ये फ्लो आ रहा था फील्ड का, मान लीजिए ऐसे सोचते हैं कि इस तरीके से एक चार्ज जा रहा होगा, तो इस तरीके से इसमें बह रहा हुआ चार्ज, इस तरीके से मान लेते हैं, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की नदी मान लेते हैं जिसमें कि चार्ज बह रहा है, ठीक है। उस नदी का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर अगर मैंने वो रख दिया, तो मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उस पर्टिकुलर एरिया से निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैंने कोई एंगल पे उसको रखा, तो मेरे को थोड़ा सा अमाउंट, जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अमाउंट हमारा निकलता चला जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं रिंग को इस तरीके से कर दूं, बिल्कुल अगर मान लीजिए इसकी लाइन में ले आऊं, तो आप देख सकते हैं एक भी तीली या एक भी पानी की लाइन या एक भी फील्ड की लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी। ये बिल्कुल यूं खड़ा रहेगा और इसके ऊपर से ऐसे करके नीचे से ये लाइनें पूरी की पूरी हर तरफ से निकल जाएंगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो गोस ने इसको इस तरीके से सोचा कि हाँ, हम लोग इसको एक इस तरीके के मटेरियल की, इस तरीके के भाव की तरह देखते हैं, जिसमें से अगर एरिया
हमने किस तरीके से होल्ड किया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज़ का, तो उसमें से निकलने वाले जो फील्ड है, फील्ड लाइंस है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमने कितने एंगल पे उसके साथ उसको, फील्ड के साथ उसको रखा हुआ है। तो इसमें एरिया के लिए एक नई चीज़ आई, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, आपने कोई भी सरफेस लिया, उस सरफेस से जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा, इसको ये एन कैप, ये हमने इसकी डायरेक्शन ले ली, ठीक है। ये क्या है, एरिया की डायरेक्शन है। हमने कहा कि एरिया की डायरेक्शन एन, अगर ये बिल्कुल इसकी लाइन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल अलाइंग है, 0 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं ये लोग, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें से पूरा का पूरा फील्ड इसमें से अलोंग दिस वे निकल करके बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका था देखने का एरिया को अब वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, मान लीजिए आपने वो एरिया इस तरीके का लिया है और इसके एक इमेजिन कीजिए, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में इस बॉल के एक चार्ज रखा हुआ है जो अपने अंदर से, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की फॉर्म में निकल रहा है। हम उसको सोचने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से निकल रहा है। अब यूनिफॉर्मिटी के लिए ये फील्ड लाइन जो है हर डायरेक्शन में बराबर इक्वली निकल रही होंगी, ऐसी कोई वजह नहीं कि यहाँ से कम निकलेंगी। तो इस एरिया से अगर हम लोग देखें तो इस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। अगर मैं इसके एक परपेंडिकुलर लूँ, इसको दूसरी भाषा में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, एरिया के जो नॉर्मल है, इसको नॉर्मल को परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। मान लीजिए कि ये रेडियस है इसकी, अगर हम इसको मान लेते हैं एक सर्कुलर एरिया आपका, ये जो भी आपने हेल्ड किया, ये स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, किसी फॉर्म का हो सकता है। इसकी मान लीजिए रेडियस है, तो रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, लेकिन इसके एंगल दो बन सकते हैं, एक तो इस तरीके से, ठीक है, एक तो इस तरीके से, इसके पैरेलल टेंजेंट, इसको तो बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल के बिल्कुल यूं टच करके जा रहा होगा उसको तो बोलूँगा टेंजेंट, लेकिन जो सर्कल से यूं इस तरीके से बन रहा होगा उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर बात समझ में आ गई हो, तो उससे आगे क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए डेल्टा फाई से फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। डेल्टा फाई क्या है, इस छोटे से एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। वैसे तो मैंने फिर से कहा कि फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, हम लोग इसको एक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से देखते हैं। या फिर आप निकल लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो इसमें से गुजर रही हैं, इसमें से एरिया में से निकल रही हैं, उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए मैंने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया है, उस छोटे से एरिया से निकलने वाली फ्लक्स कैसी होगी, ई डॉट डी एस क्या है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया डी एस है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है एरिया, ये भी मैंने कहा कि एरिया को भी हमने अब से क्या मान लिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया है। अगर हम इसको देखें तो एक स्केलर निकल के आता है डी कोस थीटा। ये क्या है, ये थीटा एंगल क्या है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर तो क्या नाम है, आपके पास है ये नॉर्मल की डायरेक्शन एन कैप, और यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी इसी के साथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसको एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एरिया को मैंने लिया, उससे निकलने वाली फ्लक्स के लिए ये फार्मूला हम लोग देख सकते हैं। फ्लक्स इससे क्या समझ में आया, देखिए पहली बात फ्लक्स के बारे में, आपके पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन फ्लक्स जो है इन दोनों का क्या है, फ्लक्स जो इन दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो फ्लक्स के बारे में अगर कोई पूछे तो ये क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरी बात, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अगर हम लोग इसको यूनिट्स की डायमेंशन की फॉर्म में लिखें, इसकी यूनिट्स लिखें, तो हमारे पास ये इसकी यूनिट्स आ गई हैं, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में
पहली बात ये आई कि किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया के अलोंग आपको उस पर्टिकुलर एरिया के डायरेक्शन, जिसको कि एन कैप, और उससे जिस भी फील्ड में रखी है उसकी डायरेक्शन, उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन और फील्ड जिसमें वो रखी है उसकी डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये फार्मूला से उस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली फ्लक्स का आपको पता लग जाएगा कि इतनी फ्लक्स इससे निकल रही है। जनरली देखा गया है कि अगर हमें फील्ड अगर रिप्रेजेंट करना हो पेपर पे, तो हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, लाइंस का यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख सकते हो, जब ये थीटा देखिए दोनों के बीच में 0 था, तो हमारे पास सारी की सारी लाइंस इससे निकल रही थी, तो मैक्सिमम ये आपके पास आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई है आपकी ये, और फील्ड आपकी डायरेक्शन ये एन कैप है, और ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कोस 90 जो होता है 0 होता है, कोई भी लाइन इससे नहीं निकल रही है। तो हम लोग इसको फ्लक्स को इस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, तो इसको अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ लाइन्स इसमें से निकल रही होंगी, अगर कोई टर्म हमारे पास आ जाती है, कोई क्वान्टिटी जो भी हमारे पास आती है। ठीक है, अब बात ये तो इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया की हो गई। अब अगर मान लीजिए मुझसे पूछे कि इस पूरे चार्ज की वजह से, इस पूरे सरफेस से, जो ये पूरी बॉल है, इसमें से कितनी निकल रही है, तो हम क्या करते हैं अक्सर, इस पर्टिकुलर छोटा सा एरिया लिया, इसके बराबर में एक एरिया और ड्रॉ किया उतने ही साइज का, उसका ऐड कर दिया। इस तरीके से हम पूरे एरिया पे बनाते चले जाएंगे और सारे के सारे सरफेसेस को ऐड कर देंगे। इसके लिए बेसिकली क्या है, हमने एक मेथड यूज़ करते हैं जनरली इंटीग्रेशन का। तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास किसी भी सरफेस एरिया की, जरूरी नहीं कि वो गोल्ड ही हो, स्फेरिकल हो, सॉरी, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हर तरीके के एरिया से निकलने वाली लाइंस को ऐड कर देना है, और इस पूरे प्रोडक्ट को, फ्लक्स को ऐड कर देना। स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ ऐड हो जाएगी। साइन हमेशा ध्यान में रहेगा कि अंदर आ रही है बाहर आ रही है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। क्योंकि थीटा को अगर आप न्यूमेरिकली अगर ध्यान से देख करके पुट करोगे, तो आपके पास पूरा एक खाका तैयार हो जाएगा, और आप किसी भी एरिया का फ्लक्स निकाल सकते हो। ठीक है, पहली बात फ्लक्स से रिलेटेड ये स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए। कोई भी अगर आपको बड़ा सा कुछ एरिया दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्फीयर की बात करें, तो इस स्फीयर में फाई अगर आपको निकालना हो, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। तो जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो ई देखिए, इस पूरे के लिए ई हमारे पास आउटवर्ड निकल रहा है, बाहर परपेंडिकुलर इस सरफेस के नॉर्मल निकल रहा है, और एरिया भी नॉर्मल है हर जगह। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो आप इसको लिख सकते हो EDS, और ई सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो कितनी आ जाएगी इस सरफेस एरिया के अलोंग, ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गई है पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास एक ये बात समझ में आ गई हमें, किसी भी एरिया के अक्रॉस आप निकाल लीजिए, बशर्ते कि आपको ये इंटीग्रेशन करना आता हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार इस तरीके का इंटीग्रेशन होगा, इसी तरीके की बॉडी होगी, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अब हमें ये एरिया जो दिया जाता है, इसके बारे में 2 तरीके के एरिया है हमारे पास, क्लोज सरफेस और क्लोज एंड ओपन। क्लोज एरिया को आप इस तरीके से देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 2 सर्कल हैं, ये 2 स्फीयर हैं, एक में एक होल है छोटा सा। आप इसके अंदर कोई भी होल नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ों के बारे में आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर की दुनिया अलग है, उसकी पूरी की पूरी वो एक बाउंड्री के अंदर बंद है, उसके बाहर की दुनिया अलग है। लेकिन यहाँ पर लीकेज है थोड़ी सी, तो इस लीकेज की वजह से हम इसको क्लोज नहीं बोल सकते, ये ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ की और यहाँ की दुनिया हमेशा एक दूसरे के साथ मिलती जुलती रहेगी। यहाँ से चीज़ें इधर जा सकती हैं और यहाँ से चीज़ें इधर आ सकती हैं। तो हमें क्लोज एरिया के बारे में पूछे, तो यहाँ पर एक
ये दिमाग में सोचने की बस कई बार सरफेस ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में सोचने के हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या इसको मैं क्लोज कहूँगा क्या ओपन कहूँगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये देखना है कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है बाहर की तरफ से, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि अंदर की हवा, ध्यान से बैठ के देखिए, अंदर की हवा बाहर से ना मिलने पाए, बाहर की हवा से, तो मैं कहूँगा कि अंदर वाला एरिया जो है क्लोज्ड है सरफेस ये। तो इस तरीके से हम लोग एक क्लोज सरफेस की डेफिनेशन यहाँ पर दे करके रखते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं, क्लोज ओपन सरफेस आ गया है, हमें फ्लक्स के बारे में हल्का फुल्का सा एक आइडिया आ गया है कि फ्लक्स इस तरीके की होती हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा तेज़ मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहले एक बार थ्योरी में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ये हो जाऊँ। साथ साथ में एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप जो भी व्यूअर्स होंगे वो एनसीईआरटी को प्लीज़ फॉलो करते रहिए, एटलीस्ट इतना हो पाए कि हम लोग एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हो सके इस पूरे चैप्टर के अंदर। आप इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी इश्यू इसमें रहता है तो कमेंट में आप मेरे को बताइए कि हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन के लिए मैं इसको किस तरीके से पकड़ूं या किस तरीके से इसको अप्लाई करूं, ठीक है। बाकी अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि हम लोग क्वेश्चंस करें खूब सारे। तो एक बार मैं थ्योरी के लिए सोच रहा था कि पहला चैप्टर एक बार कंप्लीट होने के बाद एक सेशन लें, उसमें अलग से वीडियो शायद मैं कोशिश करूँगी साथ साथ में डालता रहूँ। जिसको थ्योरी पढ़नी हो थ्योरी पढ़ता रहे, जिसको न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट है उसके लिए प्रॉब्लम्स का एक बेसिकली सेपरेट लेक्चर हो, ठीक है। तो इस छोटे से लेक्चर के साथ हम लोग नेक्स्ट में घुसेंगे, अब पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग गॉस लॉ। थैंक यू वेरी मच आज के लिए इस लेक्चर के लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। दो चीज़ों को जोड़ना है और फिर पता करना है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या यूज गॉस का है। अगर यूज पता लगेगा तो समझ में आएगा कि कोई खास ऐसी बात नहीं है और आपको कोई भी दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए।